मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद पार्ट 3। इस कहानी के पहले 2 हिस्सों में आपने सुना देव मजबूरन अपने माँ पापा के साथ लड़की वालों से मिलने उनके घर यानी बेंगलोर के लिए ट्रेन पर निकल पड़ा है। रास्ते में वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई अपने माँ पापा को आखिरकार बता देता है। गे है, समलैंगिक है और किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। उसके माँ पापा बहुत नाराज होते हैं, लेकिन देव की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले स्टेशन पर चढ़ने वाली हैं उसकी कड़क और हर बात पर समाज की दुहाई देने वाली बुआ। कैसे बताएगा ये देव उनको, और क्या होगा उसकी कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा वजूद पार्ट 3। ट्रेन नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घुस रही थी। माँ पापा ने खुद को संभाला। माँ ने कहा, जिज्जी को लेके आओ। मैं खिड़की से बाहर स्टेशन देख रहा था। बचपन में कितनी बार तो बुआ के साथ इस स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया था। बुआ मुझे प्लेटफॉर्म के एक कोने में जो बुक स्टॉल है उस पर बिठा देती, हाथ में 1-2 संतरे भी पकड़ा देती और जब तक मैं संतरों की मिठास और खट्टेपन में डूबता उतराता वो इधर उधर बैठे यात्रियों से बात करके आ जाती। बुआ ऐसी ही थी। उनको लोगों से मिलना जुलना, बातें करना अच्छा लगता था। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने नजरें दौड़ाई। ट्रेन रुकी तो चढ़ने वाले यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी दरवाजे पर। मैंने भीड़ के ऊपर से देखा तो बुआ की पीठ दिखी थोड़ी दूर पे। वही नीले पाड़ वाली सूती साड़ी पहने जो वो सालों से पहनती आ रही थी, वही जो उनके आश्रम की यूनिफॉर्म थी। उतर के उनके पास पहुंचा तो वो एक दुकानदार से लड़ रही थी। मेरे ऊपर अपनी मर्दानगी मत झाड़ तू, मैं भी अभी चिल्लाऊंगी ना तो मेरे भाई भतीजे यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। मैंने उनके ट्रॉली वाले सूटकेस को खींचते हुए कहा, चलें बुआ। बुआ ने कड़ी नजर दुकानदार पर डाली और मेरे साथ हो ली। कंपार्टमेंट में चढ़ने लगी तो मैंने हाथ आगे किया उनको सहारा देने के लिए। वो हंस पड़ी। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूं रे, कहते हुए वो दरवाजे की रेलिंग का सहारा लेते हुए अंदर आ गई। आसपास के यात्रियों को देखती हुई वो सीट तक पहुंची तो माँ पापा तैयार थे। पापा ने उनके पांव छुए और माँ को उन्होंने गले से लगा लिया। मुझको सर पे चपत लगाते हुए बोली, क्यों रे देव, तू मेरे पैर नहीं छुएगा? तेरी ये बुआ हल्लो हाय वाली नहीं है। मैंने सर खुजाते हुए उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरी बलैयां लेते हुए कहा, खूब खुश रहो बेटा, जल्दी जल्दी शादी हो जाए तुम्हारी, घर में किलकारियां गूंजें। बुआ का आशीर्वाद सुनकर मेरे हाथ पैर हल्के पड़ गए। माँ पापा के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। माँ की सिसकियां निकल आईं और पापा के भी गालों पर 2 बूंदें आ टपकीं। बुआ बारी बारी से माँ और पापा के चेहरे देख रही थीं। उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं। बिना आसपास का लिहाज किए हुए बोली, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ दुपट्टे में अपना मुंह छुपाए रोते हुए बोली, अपने लाडले से पूछ लो। बुआ आलथी पालथी मारकर सीट पे बैठ गईं। अपने मुंह में रखी इलायची को चूसते हुए बोली, क्यों रे देबू, इस शादी से भी मना कर रहा है क्या? इससे पहले कि मैं जवाब देता, बगल की सीट वाला बच्चा गला फाड़ के रोने लगा। शायद अपनी सीट पर उछलते वक्त उसे चोट लग गई थी। उसकी माँ उसे धीमे धीमे से कह रही थी, चुप हो जा सोनू, चुप हो जा रे। लेकिन सोनू कहाँ मानने वाला था। वो सीट पे लौटने लगा और बुआ का ध्यान अब मुझसे हटकर उस बच्चे पे था। 1 मिनट देखती रही, फिर सोनू की माँ से बोली, दुल्हन बच्चा पालना सीखो, कैसा बनच्चर बना के रखी हो बच्चे को। अरे बच्चे ऐसे बड़े करते हैं, देखो। कहते हुए बुआ ने मेरी तरफ इशारा किया। पापा के सामने वाली सीट पर बुआ थी। पापा थोड़ा आगे सरक कर धीमे से बोले, ये कह रहा है शादी नहीं करेगा। बुआ ने होंठ तिरछे करते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10 रिश्तों को तो ना कर ही चुका है। नहीं दीदी, बात वो नहीं है। ये देव कह रहा है कि ये मतलब वो। पापा की जबान लड़खड़ाने लगी थी। मेरी सच्चाई को मेरे माँ बाप अपनी परवरिश की गलती मान बैठे थे शायद। ये बात तो जाहिर हो चुकी थी कि मैं उनको शर्मसार कर रहा था और होता भी तो ऐसे ही है।
मैंने अपनी हथेलियां बुआ के हाथों पे रखी तो उन्होंने भवें ऊपर करते हुए मुझको देखा। बुआ, एक बात कहनी है। बोल। बुआ, मैं माँ पापा से कह रहा था कि मैं शादी नहीं कर सकता। शायद ये वक्त की साजिश थी कि ट्रेन झटके से रुक गई और कंपार्टमेंट में सन्नाटा छाया हुआ था। बगल की सीट पर बैठा परिवार डिनर के पहले की नींद पूरी कर रहा था। क्यों लल्ला, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? बुआ ने फुसफुसा कर पूछा। उनकी आवाज में फिक्र थी, ममता की गर्माहट थी। बुआ, क्योंकि अगर मैंने शादी की तो 2 जिंदगियां बर्बाद होंगी, उस लड़की की और मेरी। मतलब? मेरे जीवन में ये पहली बार हुआ था कि मेरी तेज तर्रार बुआ, जो कि लिफाफा देखकर खत पढ़ लेती थीं, आज मेरी बातें समझना ही नहीं चाहती थीं। मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी, मगर आज मैं शर्म के पर्दे के पीछे छुपना नहीं चाहता था। ट्रेन एक झटके के साथ फिर चल पड़ी। मैंने हिम्मत बटोरी और कहा, बुआ, सिर्फ ऋचा क्यों, किसी भी लड़की के साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी पसंद लड़कियां नहीं बल्कि लड़के। लल्ला, बड़े क्या हो गए हो, जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो? बुआ की ठंडी आवाज में छिपे गुस्से को मैं साफ महसूस कर पा रहा था। पल भर पहले जिस आवाज में ममता की गर्माहट थी, अब वहां सिर्फ मानने से इनकार करने की ठंडक थी। बुआ ने फिर फुसफुसा कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए और सोचते हुए? शर्म? क्यों बुआ? मैं अलग जरूर हूं लेकिन गलत नहीं हूं। बुआ को मानो बिजली का शॉक सा लगा। उन्होंने झट से आसपास बैठे अजनबी मुसाफिरों का मुआयना किया। मैं समझ गया, बुआ देखना चाहती थी कि किसी ने कुछ सुना तो नहीं। देव, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है, समझे तुम? मेरी सच्चाई ने कुछ ही पल में मुझको लल्ला से देव तक का सफर तय करवा दिया। और एक सच मुझसे भी भली भांति समझ लो तुम, ये शादी होगी और होके रहेगी। मेरा जब का समय हो रहा है अब। ये कहते हुए बुआ ने मुझसे हाथ छुड़ाया और उठकर अपने बैग से एक साड़ी निकालकर टॉयलेट की तरफ चली गई, मानो मेरी सच्चाई ने उनको अपवित्र कर दिया हो। मैं फिर से ऊपरी बर्थ पर चला गया। माँ पापा की भी नजरें मुझ पर ढेर सारे आरोप लगा रही थी। अब तक अपनी जिंदगी का सफर मैं अकेले करता आया था, लेकिन अब मुझे अपने अपनों की स्वीकृति चाहिए थी। ट्रेन ने एक जोरदार सीटी बजाई। बगल वाली सीट पे सो रहा बच्चा ठुनकने लगा। बगल में सोती माँ ने बिना आंखें खोले ही बच्चे को थपकी दी तो बच्चे ने नींद से बोझिल पलकें बंद कर ली। मेरा भी मन कर रहा था कि माँ की गोद में सर रखकर उसी तरह सो जाऊं जैसे बचपन में ट्रेन में चढ़ते ही माँ की गोद में सर रखकर सो जाता था, और ट्रेन के साथ हिलते हिलते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। उस एसी 2 टियर की ऊपरी बर्थ में लेटे लेटे मैं बुआ को साफ देख पा रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ थोड़े थोड़े हिल रहे थे। जिस तेजी से बुआ माला टपका रही थीं, उससे साफ था कि वो अपने अंदर एक तूफान समेटे हुए जप कर रही थीं। पापा खिड़की से एकटक बाहर फैलती रात के अंधेरे को देख रहे थे, मानो समाज से मुंह फेर कर अपनी आंखें चुरा रहे हों। माँ को तो मैं देख नहीं पा रहा था, मगर बीच बीच में आती उनकी सिसकियां उनकी हालत साफ बयान कर रही थीं। मेरे चारों ओर फैले इस तूफान के बीच में मेरा मन किसी शांत टापू सा था। सच इंसान को न सिर्फ हिम्मत देता है बल्कि शांति भी। न जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो देखा पेंट्री वाला लड़का आकर बुआ से पूछ रहा था, खाना लेंगे क्या? मेरे सोने के बाद माँ पापा और बुआ में क्या बातें हुई नहीं पता, लेकिन बुआ ने गुस्सा उस पेंट्री वाले पे उतारा। क्या है, क्या खाना खाना पूछते रहते हो? नहीं चाहिए हमें, जाओ। पेंट्री वाला लड़का मेरी तरफ देखने लगा, मानो उसको अपना कसूर समझ ही नहीं आया हो। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बुआ जी से कहा, क्यों नाराज हो रही हो बुआ? ये बेचारा तो अपना काम कर रहा है ना। पेंट्री वाला चला गया और बुआ ने तंज कसते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो मर्दों से स्पेशल प्यार है ना। मैं बुआ के कमेंट से तिलमिला आ गया। भूख तो लगी थी लेकिन पेट पकड़कर मुंह फेर कर सो गया। देव उठ, मुझे चाय पीनी है। बुआ ने मुझे नींद से जगाया। ट्रेन रुकी हुई थी और कंपार्टमेंट में अंधेरा फैला हुआ था। शायद सब मुसाफिर सो रहे थे।
मैंने बर्थ से नीचे उतरकर खिड़की से बाहर देखा तो कुछ समझ नहीं आया। बुआ बोली, अनंतपुर छोड़े हुए 2 घंटे हो गए हैं, आगे शायद कुछ प्रॉब्लम है, ट्रेन यहाँ 30 मिनट से रुकी हुई है। उनकी नॉर्मल आवाज़ सुनकर मैंने हिम्मत बटोरी। आप रात भर सोई नहीं हो? तेरे बाप के खर्राटों से शेर भाग जाए, मेरी नींद की क्या औकात है। मुस्कुराते हुए मैं उनको लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे मन में उम्मीद की एक लौ जल उठी थी, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। प्लेटफॉर्म में इस ट्रेन के कुछ रतजगे करने वाले मुसाफिर और चाय वाले के अलावा सन्नाटा ही था। मैंने बुआ को चाय का कप थमाया तो वो धीरे से बोली, देव, यहाँ कोई नहीं है, तू सच सच बता मुझको, ये सब तुझे कब से हो रहा है? उनकी आवाज़ में फिक्र थी लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। बुआ समझ रही थी जैसे मुझको कोई बीमारी हो। मैं चाय की चुस्की लेने के बहाने अपनी नज़र बचाते हुए बोला, जब मैं विदिशा में स्कूल में था बुआ, तभी से मुझे मालूम था मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मगर तू वैसा कैसे हो सकता है? वो वर्मा जी की बेटी, अरे क्या नाम था उसका, अरे वो जो तुझ पे डोरे डालती थी, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। बुआ हैरानी से बोली तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं हंस दिया। ओफो बुआ, पूजा को मैं पसंद था मगर वो मुझको कभी पसंद नहीं थी। डोरे वो डालती थी, मैं नहीं। वो मैं जानती हूँ, बुआ ने कहा। मैं सबको बोलती हूँ देव जैसा संस्कार और किसी को नहीं मिला है, और आज तू कहता है कि तू। बुआ कहते कहते रुक गई। मैं चुप था। इस सवाल का, ऐसे तर्क का आखिर जवाब दूं भी तो क्या? संस्कार से, परवरिश से मेरी पसंद का कोई लेना देना तो था नहीं। मेरी खामोशी को बुआ ने मेरा इकरार समझा। ट्रेन सीटी देने लगी। गाड़ी अब छूटने वाली थी। मैंने बुआ का हाथ पकड़कर उनको कंपार्टमेंट में चढ़ाया और इस बार मेरा हाथ थामने में उनको दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी चल दी थी अपनी मंजिल की तरफ। मैं दरवाज़ा बंद करने लगा तो पीछे खड़ी बुआ ने समझाते हुए कहा, तेरे संस्कारों ने तुझको लड़कियों से दूर रखा, इसलिए शायद तू ऐसा समझता है खुद को। मेरी बात मान ले बेटा, रिचा बहुत अच्छी लड़की है, शादी कर ले लल्ला। समय के साथ साथ वो तुझको अच्छी लगेगी, तुझको आदत पड़ जाएगी बेटा। मेरे अंदर कुछ टूट गया, शायद मेरी उम्मीद कि बुआ मुझको समझ जाएगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आदत पड़ जाएगी मतलब? जैसे आपको पड़ गई है? बुआ की आंखें पल भर के लिए खामोश सी हो गईं और फिर दूसरे ही पल उनमें तूफान उतर आया। बुआ मुड़ी और सीट की तरफ चल दी। ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी अभी, लेकिन बुआ के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अगल बगल की सीटों के कोने पकड़कर आगे बढ़ रही थी। मैं जानता था कि मेरे सवाल ने उनके बरसों से बंद कमरे की खिड़कियां खोल दी थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली की सदस्या रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद का तीसरा हिस्सा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। देव ने आखिरकार अपने परिवार को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दिया है कि वो गे है, समलैंगिक है, और ये भी कि उसका जन्म ऐसे ही हुआ था। इसमें उसकी परवरिश, उसके संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बातों बातों में देव ने अपनी बुआ से भी एक सवाल पूछ दिया है, जिसने न जाने कितने और सवालों की खिड़कियां खोल दी हैं। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, वजूद पार्ट 4।